हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमोट सेंसिंग को। तो देखिए, रिमोट सेंसिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे लेक्चर में। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक अगर बात करें तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसका डिफिनेशन हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे उसका थोड़ा टाइप्स के बारे में। फिर आइडियलाइज यहाँ पे बात करेंगे कि उसका आइडियल जब होता है तो आइडियल रिमोट सेंसिंग के लिए क्या फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर आगे में हम लोग बात करेंगे उसके प्रिंसिपल्स के बारे में कि जो वहाँ पे रिमोट सेंसिंग होता है तो उसका प्रिंसिपल्स क्या क्या है, किसके अनुसार वहाँ पे रिमोट सेंसिंग होते हैं। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं एटमॉस्फेयर में और ऑन द अर्थ सरफेस, उसका इंटरेक्शन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और आगे में हम लोग सेंसर्स के बारे में समझेंगे और एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में समझेंगे। तो ये कुछ हम लोग को पॉइंट वाइज हम आपको आगे में ही बता दिए हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। यहाँ से बोला जाता है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो रिमोट सेंसिंग अगर बिना छुए, ठीक है, बिना फिजिकल टच मतलब बिना टच किए अगर हम किसी चीज़ के बारे में हम उसके जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसी को हम लोग सिंपली रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो अगर एक तरह से बात किया जाए ना, तो हम लोग को जो आई साइट है, ह्यूमन के जो आई साइट है, वो भी सिमिलर टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग है। क्योंकि हम लोग के आई साइट से ही अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा आई साइट ही उसको क्या फिगर को बनाता है हम लोग को ब्रेन में। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग को माइंड तक पहुँचाता है। ठीक है, तो एक हम लोग का अगर आई के एग्जांपल लें तो वो भी एक रिमोट सेंसिंग की तरह काम करता है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये तो होगा शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता दिए। तो ये जो एग्जैक्ट बेसिक अगर यहाँ पे हम बोलें कि अगर इसका डिफिनेशन है तो कुछ इस टाइप में है। रिमोट सेंसिंग is broadly defined as the science and art of collecting information about objects and the area or phenomenon from distance without being in physical like contact with them। रिमोट सेंसिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो ये एक साइंस है और आर्ट है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बिना उससे फिजिकल हुए, मतलब बिना उसको टच किए हुए। ठीक है, अगर दूसरा बात हम जो आपको पहले बताए थे ह्यूमन आई के बारे में, तो ह्यूमन आई देयर फॉर मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ह्यूमन आई उसका फैमिलियर एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ह्यूमन आई यहाँ पे फैमिलियर एग्जाम्पल इस तरह से है कि वहाँ पे हम लोग अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो जैसे उसका साइट किए, ठीक है, देखें, स्मेल उसके बारे में कुछ यहाँ पे स्मेल आया और हियरिंग उसके से कुछ आवाज़ों को सुने, तो ये सब क्या है, रूडियमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है। इसको हम लोग बोल सकते हैं रूडियमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिमोट सेंसिंग ऑफ आवर बॉडी, जो कि आई के द्वारा होता है। However, in the terms of remote sensing, is restrict to methods that employ electromagnetic energy such as light, heat, microwave as means of detecting and measuring the target characteristics। तो देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करें तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जो कि लाइट के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है और माइक्रोवेव के फॉर्म में हो सकते हैं। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके गुणों के बारे में। ठीक है, तो आगे अब पॉइंट को हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखिए, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट आर द कॉमन प्लेटफॉर्म्स यूज फॉर रिमोट सेंसिंग। एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट के द्वारा ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें एयरक्राफ्ट से हम लोग किसी एरिया को फोटोग्रामेट्री कर लिए, उसके द्वारा रिमोट सेंसिंग उसके कर सकते हैं, या सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आता है कि वहाँ पे कुछ कुछ वेवलेंथ को मेजर करने के लिए वहाँ पे डिवाइसेस लगा देते हैं कलेक्टर, और यहाँ से जब रे अर्थ सरफेस से टकरा कर वहाँ जाता है तो कलेक्ट करता है और उसके इन्फॉर्मेशन देता है कि इस रे में क्या क्या आ रहा है या क्या क्या यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट भी इसका कॉमन प्लेटफॉर्म हुए जिसमें रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। अब कलेक्शन ऑफ डाटा इज यूजुअली कैरी आउट बाय हाईली सोफिस्टिकेटेड सेंसर।
कलेक्शन ऑफ डाटा जो हम लोग करते हैं तो कुछ सेंसर के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत प्रिसाइज सेंसर होते हैं, उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और उसका एग्जांपल जैसे कैमरा, मल्टी स्पेक्ट्रा स्कैनर और रडार ईटीसी। द इंफॉर्मेशन कैरियर और कम्युनिकेशन लिंक इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है या जो कम्युनिकेशन लिंक है, जो दोनों के बीच में लिंक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म्स हम आपको पहले बता दिए थे, चाहे तो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, चाहे हीट के फॉर्म में हो सकता है, या माइक्रोवेव के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये तीन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम आपको बता चुके हैं। सो आइए अब टॉपिक से फिर से लौटते हैं टॉपिक पे। तो देखिए जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। देखिए एक्टिव रिमोट सेंसिंग के पास में उसके ओन एनर्जी को इस्तेमाल करता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में वो जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। और पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या करता है कि वो सन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, सन से हमारा लाइट और हीट दोनों आता है, तो उसका यूज करके वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में रेडिएटेड जो वहाँ पे एनर्जी है सन के द्वारा, उसको रिकॉर्ड कर कर वहाँ पे यूज करता है। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग मेनली समझने वाली बात यह है कि एक्टिव वाला में क्या करेगा, उसका स्वयं ओन उसका एनर्जी को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा, और पैसिव में क्या करेगा, उस सन का एनर्जी को यूज करके उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये दो पार्ट आप लोग समझ गए होंगे। सो आइए इसके कुछ डिफिनेशंस को भी देख लेते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए पैसिव रिमोट सेंसिंग वही बात बोला गया है, इट यूजेस सन एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इट्स रिकॉर्ड द एनर्जी दैट इज नेचुरली रेडिएटेड। कैसे रिकॉर्ड करता है, जो एनर्जी नेचुरली रेडिएट हुआ है उसको रिकॉर्ड करता है, और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुआ है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, सन जो हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग अब इसका देखते हैं, इट यूजेज इट्स ओन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इट्स डायरेक्ट वर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न एनर्जी इज मेजर। जैसे एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलिए, यहाँ पे कुछ इस टाइप का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, ये हमारा हो गया डिवाइस। तो यहाँ से कुछ वेवलेंथ का यहाँ पे हम लोग लाइट को प्रोपगेट करवाते हैं इस पे, तो इस पे से जब टकरा कर ये लाइट जाएगा तो इसको ये रिकॉर्ड कर लेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और जब ये रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव रिमोट सेंसिंग इस टाइप में वर्क करता है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात अब आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग टॉपिक पे लौटते हैं, जो कि है आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग। तो देखिए आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग जो होता है उसका कुछ कुछ स्टेजेज होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग हम उसको बोलेंगे जिसमें एक एनर्जी सोर्स हो, अगर वो प्रोपगेट करे एटमॉस्फेयर में तो उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग में बताएंगे उसका क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए, या एनर्जी इंटरेक्शन जो होगा अर्थ सरफेस से वो कैसा हो, ठीक है। एयर ब्रोन स्पेस बॉर्न और सेंसर जो होते हैं वो रिसीव होने चाहिए रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी के द्वारा, और उसमें जो ट्रांसमिशन होता है अगर डाटा का स्टेशन से, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें एक और पॉइंट है मल्टी डाटा यूजर्स। जैसे कोई एक रे आ रहा है अर्थ सरफेस से टकरा कर, अगर कोई इसको डिवाइस को वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है उस रे को, ठीक है, तो उस रे को हर एक आदमी के पास में या हर एक मशीन के पास में अपना एक एबिलिटी होगा, तो उसके द्वारा उस रे से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकलेंगे जो कि अलग अलग आदमी या अलग अलग यूजर्स के पास में उस इंफॉर्मेशन को निकालने का पावर होगा, कि उसका जानकारी होगा तो निकाल लेगा, ठीक है। तो इस टाइप में मल्टीपल डाटा यूजर्स काम करते हैं, ठीक है। तो आइए ये सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि आइडियलाइज रिमोट सेंसिंग में हमारा ये एनर्जी सोर्स हो गया, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमोसफेयर, एनर्जी इंटरेक्शन विथ अर्थ सरफेस फीचर्स, एयरब्रोन स्पेस। ये सभी चीज़ें अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन को यहाँ पे अपना
पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक फिगर के बारे में बात करते हैं। इस फिगर से आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे आगे अगर इनफॉर्म एनर्जी सोर्स, कोई एक एनर्जी सोर्स लेते हैं, तो इसमें हम लोग सन को एनर्जी सोर्स लिए हैं, ठीक है। सन हमारा एनर्जी सोर्स है। तो यहाँ से हमारा ये लाइट जो है ये प्रोपगेट होके आया, इंटरेक्शन किया कहाँ पे, एनर्जी विथ अर्थ सरफेस। इस जब ये एटमॉस्फेयर से आया, यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटीएम पे जब आया ना, तो यहाँ पे प्रोपगेट हुआ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर, कुछ एनर्जी यहाँ पे प्रोपगेट हुआ, ठीक है। इसके बाद में जब यहाँ पे अर्थ सरफेस से जब ये टकराया, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होके इमिटेड एनर्जी के फॉर्म में हमारा कहाँ पहुंच गया, सेंसर्स के पास में पहुंचा, ठीक है। और सेंसर्स इसके बारे में फिर से कुछ वेवलेंथ और रेडिएशंस के बारे में पता किया, उसको फिर भेज दिया कहाँ, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, जहाँ अर्थ स्टेशन पे जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं किसी दूसरी यूजर टाइप, तो वहाँ पे इसको भेज दिया। अब ये डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके जो विजुअल टाइप बना देगा, जो इसमें ह्यूमन के एबिलिटी के अनुसार उसमें क्या छिपा है इसके बारे में ये जानकारी दे देगा। और इसके बाद ये मल्टीपल डाटा यूजर्स के लिए चले जाएंगे, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे मल्टीपल डाटा यूजर, तो ये फिगर्स आप लोग आई होप क्लियर हो गया होंगे पूरे चीज़ों के बारे में। अब ये पूरे चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हुए चलेंगे और इसको देख लेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं इसके बारे में। तो आइए समझते हैं। तो देखिए इसके बाद जो हमारा आइडियलाइट, जो ईएम के बारे में हम लोग पढ़े हैं, आइडियलाइट रिमोट सेंसिंग सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग का एक पॉइंट है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होते हैं, उसके वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग में। तो देखिए रिमोट सेंसिंग जो है इट इम्प्लॉइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यहाँ पे यूज किया जाएगा मोर एवर टू ग्रेट एक्सटेंट रियलाइज on the interaction of electromagnetic energy with the matter. It refers to the sensing of electromagnetic radiation which is reflect or scatter or emit from the object. इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि वो कैसे काम करता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर होगा, इमिट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार ये वर्क करता है। अब आइए आगे बात करते हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, मतलब उसके स्पीड के बराबर में ये हार्मोनिक पैटर्न में क्या होते हैं कि साइनसोइडल वेव बना के और यहाँ पे ट्रैवल करते हैं स्पेस टाइम में, ठीक है। तो उसका यहाँ पे दो फील्ड होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके पूरे अच्छे से अब इसका बात करते हैं। ये हो गया, हम शॉर्ट जानकारी एक आपको दे दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होते हैं, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ light 3 into 10 to the power 8 meter per second in a similar harmonic pattern. Electromagnetic energy consisting of sinusoidal waves equally and repeatedly स्पेस इन टाइम। इट हैज टू फील्ड्स, इसका दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बोथ आर हाउएवर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर वर्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेंट्स आर हॉरिजेंटल। इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हॉरिजेंटल्स होते हैं। देखिए इसका फिगर हम आपको दिखा दे रहे हैं, सबसे पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपको। तो देखिए फिगर कुछ इस टाइप के है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये वर्टिकल यहाँ पे वर्क करता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है, जो कि ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। कुछ इस टाइप में होते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारा वेव है, ये कुछ इस टाइप में वेव यहाँ पे प्रोपगेट करते हैं, जो कि हार्मोनिक मोशन करते हुए जाते हैं। ये हमारा डायडस में है, ठीक है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारा वर्क करता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, जो फॉर्मूले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जिसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है वो C/F के बराबर होता है। C का यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि C का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा C/F, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आइए समझते हैं कुछ और पॉइंट्स के जरिए। देखिए यहाँ पे जो वेवलेंथ होंगे वो कैसे वर्क करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंजिस्ट ऑफ फोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में क्या होते हैं, फोटॉन्स को साथ होते हैं। फोटॉन्स उसमें मौजूद होते हैं हैविंग पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज सच एज एनर्जी एंड मोमेंटम। उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसमें एनर्जी होते हैं और मोमेंटम होते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज द कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, तो टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के जरिए। C = 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी F। दिस पैरामीटर्स आर रिलेटेड बाय इक्वेशन। जो इक्वेशन यहाँ पे है वो इस प्रकार होता है, λ = C/F, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये होंगे, ये वेवलेंथ बराबर C/F दिया गया है। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं ये फॉर्म से, λ बराबर C/F, ठीक है, कुछ इस टाइप में। अब आगे बात करते हैं, द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेव। ये एम्पलीट्यूड जो हमारा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। जो ये पीक पॉइंट गया था ना, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड का हाइट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इस पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैक्सिमम वैल्यू जो है, तो ये मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं वेव के द्वारा, ठीक है। वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट explains how electromagnetic energy propagates in the form of wave। वेव थ्योरी हम लोग को बताता है कि वहाँ पे कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो प्रोपगेट हो रहा है। However, this energy can be detected when it interacts with the matter। देखिए जब वो मैटर से इंटरेक्ट होता है, जब वहाँ पे टकराता है, स्कैटर होगा, इमिट होगा, तो वहाँ पे एनर्जी के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा। द इंटरेक्शन सजेस्ट दैट द एनर्जी कंजिस्ट ऑफ मैनी डिस्क्रिएट यूनिट्स कॉल्ड फोटोन। ये जो इंटरेक्शन होते हैं, तो ये उसमें हम लोग को पता चल जाता है कि उसमें बहुत सारा फोटोन का मात्रा होता है, फोटोन का क्वांटिटी होता है, उस एनर्जी क्यू, जिसका एनर्जी जो क्यू है उसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लिया कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपका है, ठीक है। क्यू इजिकल टू जो फोटॉन्स का एनर्जी है H इंटू एफ है हमारा, और इसके बराबर H इंटू C/। तो इसको इस प्रकार में भी आप लोग लिख सकते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्यू इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, H इंटू एफ हो सकता है, चाहे चाहे HC/λ हो सकता है, HC/λ। यहाँ पे H क्या है, तो H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कि 6.6252 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होते हैं, ठीक है। और C जो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होंगे, ठीक है। ये भी नोट कर ले सकते हैं, ये पॉइंट हम आपको बता दिए। देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए जितना लाइट हम लोग को विजिबल होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, तो फॉर्म्स उसका एग्जिस्ट करते हैं विजिबल लाइट के बाद भी, ठीक है। तो हम लोग कुछ लाइट को देख पाते हैं, वो सिर्फ विजिबल वेवलेंथ के लिए हम लोग को दिखता है। उसमें और भी तो रे हैं, जैसे कॉस्मिक रे हैं, एक्सरे है, और माइक्रोवेव है, और जो रेडियो वेव्स होते हैं वो है, अल्ट्रावायलेट वेव्स है, थर्मल वेव्स हैं। तो ये सब फॉर्म्स हम लोग को कौन कौन सा दिखेगा, कौन कौन सा नहीं दिखेगा, या क्या क्या यहाँ पे वेवलेंथ का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ऑल्दो विजिबल लाइट इज द मोस्ट ऑब्वियस मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो विजिबल लाइट है वो यहाँ पे बहुत सारा लाइट यहाँ पे हम लोग को विजिबल होते हैं, कि जैसे उसका एक फॉर्म्स होते हैं, तो वो सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका अदर फॉर्म्स भी होते हैं जिसको बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूस हाउएवर एट द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स
or it can be categorized according to its position into discrete regions which is generally referred to electromagnetic spectrum। देखिए कि जैसा कि उसका कुछ रेंज होते हैं वेवलेंथ का, लेकिन उसको अलग तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं उसको पोजीशंस के अनुसार, ठीक है। तो डिस्क्रीट रीजन्स में उसका क्या पोजीशन है उसके अनुसार भी हम लोग उसके वेवलेंथ को देखते हैं कि इतना से इतना वेवलेंथ है तो इसको ये रे बोलेंगे या ये रे बोलेंगे, कुछ इस टाइप में। तो इसको जनरली हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो ये पूरे ग्रुप्स ऑफ वेवलेंथ जिसमें सभी लाइट के बारे में बात किया गया है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी के बारे में बात किया गया है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में यहाँ पे बात कर रहे हैं। दस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूम of energy that ranges from meters to nanometers in wavelengths travel at the speed of light। देखिए इसी से यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द कॉन्टिनम ऑफ एनर्जी दैट रेंजेस फ्रॉम मीटर्स टू नैनोमीटर्स इन वेवलेंथ्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा यहाँ पे बात किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें जो उसका रेंज होते हैं वो नैनोमीटर्स टू मीटर्स हो सकते हैं, जो कि ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वली मान के चलें, ठीक है। इट प्रोपगेट्स थ्रू अ वैक्यूम लाइकवाइज द वाटर स्पेस। ये प्रोपगेट करते हैं वैक्यूम में भी, जैसे कि वाटर स्पेस में ये प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग इतना बात हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये कैसे यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग कुछ यहाँ पे फिगर को देख कर समझते हैं कि इसका कितना से कितना रहेगा तो उसको कौन सा रे बोलेंगे, उसका क्या वर्क होगा, साथ में हम आपको वर्क बताते चलेंगे। और इसका थोड़ा सा और एक्सटेंड नोट्स अगर चाहिए तो हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप लोग के नोट्स मिल जाएगा। अगर एक्सटेंड के रूप में जाइए तो बीसी पुनामिया से आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे अवेलेबल भी करा देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसका रीजन्स के बारे में, कि रीजन्स कौन कौन सा है जो हम लोग को विजिबल होते हैं और कौन सा अनविजिबल हैं, तो ये सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये नैनोमीटर है यहाँ पे यूएम, और ये हमारा कॉस्मिक रे होता है, ठीक है। ये कॉस्मिक रे हुआ, यहाँ पे गामा रे है जो कि 10⁻⁻⁶ पे है, ठीक है। 10⁻⁻⁶ पे हमारा गामा रेज है। उसके बाद में 10⁻⁻⁶ के बाद 10⁻⁻⁴ पे हमारा एक्स रे है। एक्स रे जो हम लोग एक्स रे करवाते हैं वो 10⁻⁻⁴ वेवलेंथ पे एक्स रे उसका होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो हमारा विजिबल जो है, ये विजिबल जो एरिया है हम लोग का इतना है 10⁻⁻1 और 1 के बीच में हम लोग को विजिबल होता है। इसमें भी अल्ट्रा वायलेट जो हमारा है 0.4 पे जाता है और 0.5 पे, और ब्लू है और ग्रीन हमारा 0.6 और रेड है जो हमारा 0.7 नैनोमीटर पे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें अल्ट्रा वायलेट जो हमारे 10⁻⁻1 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मिड आईयर जो हमारा है वो 10⁻1 पे, और थर्मल जो है वो 10⁻2 पे। इसके बाद जो माइक्रोवेव जो हमारा रेज है वो 10⁻5 अगर रहेगा मीटर में, यहाँ पे 10⁻5 मिलीमीटर में अभी है, ठीक है। 10⁻5 मिलीमीटर में है, तो वहाँ पे हम लोग को माइक्रोवेव है। और अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 10⁻8 पे, तो ये मीटर में आ जाता है 10⁻8। 10⁻8 ये हमारा रेडियो वेव्स के लिए है, रेडियो के लिए, ठीक है। तो इतना आप लोग आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में था। इसमें अगर और कुछ हम लोग बात करें तो जो देखिए गामा रे जो होते हैं वो हमारा वो रेडिएशन जो होता है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, और रिमोट सेंसिंग के लिए ये यूज नहीं किए जाते हैं। एक्स रे जो है ये भी एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसका भी हम लोग रिमोट सेंसिंग में यूज नहीं कर पाते हैं। अल्ट्रा वायलेट जो कि ये वेवलेंथ जो है इसका बहुत कम होता है, जैसे 0.3 से 0.4 पे है अल्ट्रा वायलेट। तो इसी चलते क्या होते हैं कि इसमें ओजोन में
ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसका भी यूज उतना नहीं हो पाता है। फोटोग्राफिक यूवी बैंड जो होता है हमारा 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर होते हैं, तो नैनोमीटर फोटोग्राफिक के लिए, तो ये 0.3 से 0.4 नैनोमीटर है, ठीक है। तो ये इसका क्या करते हैं हम लोग, ये ट्रांसमिट होते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन ये डिटैचेबल होते हैं फिल्म और फोटो डिटेक्टर्स के लिए, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के लिए ये बहुत सीवियर है, तो इसका भी यूज नहीं किया जाता है। विजिबल, जैसा कि हम आपको बताएं 0.4 से 0.7 तक ये हमारा विजिबल के लिए एरिया है, 0.4 से 0.7 तक, ठीक है। तो ये हमारा विजिबल रेज के लिए है। इसके बाद इंफ्रारेड जो है हमारा 0.7 से 1 नैनोमीटर होते हैं, तो इसका इंट्रैक्शन जो होते हैं ये बहुत सारा वेवलेंथ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसका एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिशन होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं ट्रांसमिशन विंडोज। और इसके बाद रिफ्लेक्टेड आईआर, जो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है, उसमें क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में और बैंड्स के बारे में, जो कि 0.7 से 0.9 नैनोमीटर तक होते हैं। और ये डिटैचेबल भी फिल्म होते हैं, इसलिए इसको फोटोग्राफिक आईआर बैंड के रूप में भी जानते हैं, जो कि 0.7 से 3.0 नैनोमीटर होते हैं रिफ्लेक्टेड आईआर, ठीक है। इसके बाद थर्मल आईआर, जो कि हमारा 3 to 5 नैनोमीटर होंगे। रडार जो होते हैं 0.1 से 30 सेंटीमीटर तक, और रेडियो 30 सेंटीमीटर के नीचे। तो ठीक है, ये सब हमारा वेवलेंथ बैंड्स के बारे में था, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया। अब आगे हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ आगे। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही थोड़ा सा और पॉइंट रह गया है, उसको थोड़ा सा पहले करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एक पॉइंट इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ऑल मैटर्स रेडिएट्स रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी with the peak intensity, however shifting towards a progressively shorter wavelength and at an increasing temperature of the matter। देखिए कि जितना भी मैटर होते हैं वो कुछ रेडिएट करते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हर एक का रेंज अलग अलग होता है, लेकिन जो पीक इंटेंसिटी होते हैं, जो शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स प्रोग्रेसिवली शॉर्टर वेवलेंथ पे, तो वो जब इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर ऑफ मैटर तब, ठीक है, तो उसका पीक वहाँ पे जाता है। In general, the wavelengths and frequencies vary from shorter wavelengths and higher frequencies। जो जनरल में अगर बात करें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे वैरी होते हैं, तो शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक, ठीक है, वेव्स टू लॉन्ग वेव और लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो इस फॉर्म में यहाँ पे ये वैरी होते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। In general, the wavelengths and frequency vary from the shorter wavelength high to high frequency cosmic wave और to long wavelength low frequency radio waves। इस फॉर्म में ये यहाँ पे हमारा वेवलेंथ्स होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर के बारे में। तो देखिए मैग्नेटिक रेडिएशन, और इसको सिंपली हम ईएम रेडिएशन अभी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ईएम रेडिएशन जो होते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी रेज है या कोई भी वेवलेंथ्स के यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उसको अगर अर्थ सरफेस पे हम हमारा आकर टकराता है, तो उसमें कुछ कुछ फेनोमेनन होते हैं। उस फेनोमेनन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें स्कैटरिंग और ऑब्जर्वेशन होंगे, और इसको बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एटमॉस्फेरिक विंडोज के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक विंडोज इज नथिंग बट उसका क्या होता है कि जिस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्शियली और होली ट्रांसमिट हो जाते हैं किसी एटमॉस्फेयर पे, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक विंडोज के नाम से जानते हैं। उसके बारे में नीचे में हम लोग बात करेंगे लेक्चर में यहाँ से, और आगे हम लोग बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। तो आइए यहाँ पे ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। देखिए सिंपली सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो इन रिमोट सेंसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मस्ट पास थ्रू atmosphere in order to reach the earth's surface and to the sensor after reflection and the emission from the earth surface features। अगर अर्थ सरफेस फीचर पे अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर पहुंच रहा है एटमॉस्फेयर से होते हुए, तो वहाँ पे हमारे जो डिवाइसेस के पास में आकर रिफ्लेक्ट होते हैं।
तो वहाँ पे वो कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है। द वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ओजोन, CO2, एरोसिलिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ स्कैटरिंग और एब्जॉर्बेशन। जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो है उसका ओजोन, CO2, एरोसोल्स, ये सब से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ पे से गुजरते हैं तो इसमें से स्कैटर होंगे और एब्जॉर्बेशन होंगे। तो ये दो चीज़ होते हैं। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्कैटरिंग क्या होता है और एब्जॉर्बेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारा स्कैटरिंग। It is unpredictable diffusion of radiation by molecules of the gases, dust, and the smoke in the atmosphere. Scattering reduces the image contrast and changes the spectral signatures of the ground object. देखिए स्कैटरिंग में क्या होता है कि ये गैसेस और डस्ट और स्मोक जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उससे जब डिफ्यूज होते हैं तो यही यहाँ पे स्कैटरिंग के प्रोसेस में है। तो स्कैटरिंग क्या करते हैं कि इमेज के कॉन्ट्रास्ट को कम कर देता है और उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स ऑफ ग्राउंड ऑब्जेक्ट को कम कर देता है। तो ये हमारा स्कैटरिंग हो गया। स्कैटरिंग को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव क्या होते हैं, नॉन सिलेक्टिव क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आगे में जब डिवाइड होते हैं, अगर फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम लोग, तो सिलेक्टिव स्कैटर को क्लासीफाई किया जाता है रेलिक्स स्कैटर और माइल्स स्कैटर में, मीस स्कैटर, ठीक है। तो इसको बारे में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स बीच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंट्रैक्ट्स। तो उसके बारे में द सिलेक्टिव स्कैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं रेलिक्स स्कैटर और माइस स्कैटर्स में, ठीक है। तो रेलिक्स स्कैटर क्या होते हैं और माइस स्कैटर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग पॉइंट को समझते हैं। रेलिक्स स्कैटर में बात करें तो इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। जो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में बात करें तो उसका जो डायमीटर होते हैं गैस का, वो बहुत कम होते हैं उसका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से। तो हेंस क्या होते हैं कि उसका रिजल्ट्स होता है रिमोटली सेंस्ड इमेजरी और कॉजिंग अ ब्लूइश ग्रे कास्ट ऑन द इमेज, द रिड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट और लेसर द वेवलेंथ मोर इज द स्कैटरिंग। अगर इसीलिए क्या होता है कि अगर हम लोग वेव लेंथ को कम कर दें तो उसमें और ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। इसके बाद माइस स्कैटरिंग में देखते हैं कि इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो अपर लेयर में होता है, ये लोअर लेयर में वेयर द डायमीटर ऑफ द वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स। उसमें क्या था कि इसमें है हमारा कि उसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली, और उसमें रेलिक्स में क्या था कि डायमीटर उससे कम होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तब माइस स्कैटर यहाँ पे होते हैं। इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर द डायमीटर ऑफ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन माइल्स स्कैटर अकर। तो यही वहाँ पे माइल्स स्कैटर होते हैं। और नॉन सेलेक्टिव स्कैटर क्या होते हैं, तो नॉन सेलेक्टिव स्कैटर अकर्स व्हेन द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स इज सेवरली टाइम मोर। देखिए ट्रिक वाइज याद करिए, रेलिक्स में क्या होते हैं कि रेलिक्स में डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं छोटा होता है, डायमीटर, ठीक है, रेलिक्स में छोटा होता है। और इसमें इक्वल होते हैं, माइस में इक्वल, और इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं डायमीटर। तो इस टाइप में याद कर लीजिए, तो नॉन सिलेक्टिव स्कैटर इसको बोलते हैं। फॉर विजुअल वेवलेंथ्स द मेन सोर्स ऑफ नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग आर पोलन ग्रेन्स। अगर विजुअल वेवलेंथ के लिए वेव के लिए बात करें तो उसका जो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होता है तो पोलन ग्रेन्स होता है, आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, क्लाउड ड्रॉपलेट्स, आइस एंड स्नो क्रिस्टल्स एंड रेन ड्रॉप्स। इट स्कैटर्स ऑल वेवलेंथ्स। जो ये जो हमारा है नॉन सेलेक्टिव स्कैटर है, ये सभी वेवलेंथ को स्कैटर कर देता है। और इसमें जो कि इक्वल हो, विजिबल लाइट से इक्वल हो, इफिशिएंसी से हो। इट जस्टिफाई द रीजन व्हाई क्लाउड अपीयर्स वाइट इन द इमेज। इसी के कारण हम लोग को पता चलता है कि क्लाउड वाइट क्यों दिखता है इमेज में। तो इसमें क्या होता है कि नॉन सिलेक्टिव स्कैटर में जब लाइट वेवलेंथ जब आते हैं तो ये स्कैटरिंग, इसका पावर है कि ये स्कैटर कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग में जब डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, जो यहाँ पे पार्टिकल्स जो आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसमें पार्टिकल्स। तो इसका क्या काम होता है कि जब पार्टिकल्स से टकराता है तो ये
स्कैटर होते हैं। अब स्कैटर होंगे तो यहाँ पे जो सोर्स जिसके द्वारा ये टकराता है तो उसमें सोर्स में क्या क्या है, तो पोलन ग्रेन्स है, क्लाउड ड्रॉपलेट्स है, जब और आइस है, तो ये सबसे जब टकराएगा तो ये वाइट टाइप स्ट्रक्चर को दिखाता है, जिससे वहाँ पे हम लोग को क्लाउड वहाँ पे वाइट नजर आता है। तो यही एक पॉइंट है ना कि जिसके कारण नॉन सिलेक्टिव स्कैटर के कारण ही हम लोग का वहाँ पे क्लाउड वाइट कलर में हम लोग को दिखता है। सो अब आगे हम लोग बात करेंगे जो कि है एब्जॉर्बेशन के बारे में। तो देखिए एब्जॉर्बेशन क्या होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्कैटरिंग एटमॉस्फेरिक absorption result is the effect of loss of energy as the consequences of attenuating nature of atmospheric constituents or like molecules of ozone और वाटर वेपर। देखिए जब एब्जॉर्बेशन का मतलब ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे कुछ लाइट के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब होना है, या वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी होना। ठीक है, जब वो हमारा स्कैटरिंग होते हैं एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे कुछ एनर्जी वहाँ पे क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, लॉस होते हैं। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्स द इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एंड आल्सो ऑक्सीजन जो है हमारा वो ऑब्जॉर्व होता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, और आल्सो हैज एन ऑब्जर्वेशन बैंड सेंटर्ड ऑन द 6.3 नैनोमीटर ऑक्सीजन का, ये थोड़ा नोट कर ले। सिमिलरली CO2 प्रिवेंट्स अ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स रीचिंग द सरफेस। इसी प्रकार CO2 भी है, ये बहुत सारा वेवलेंथ को हम लोग का सरफेस तक आने से पहले ही रोक देता है। वाटर वेपर इज एन एक्सट्रीमली important absorber of electromagnetic radiation with the infrared part of the spectrum। इसमें वाटर वेपर भी बहुत हमारा रोल करता है कि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो कि विद इन इंफ्रारेड पार्ट है उसको यहाँ पे आने से रोकता है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको आने नहीं देता है। देखिए एटमॉस्फेरिक विंडोज के बारे में पहले ही बात हम कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा और भी बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग और एब्जॉर्बेशन डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ और कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए कितना स्कैटर होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, तो किस पे निर्भर करेगा, तो उसका वेवलेंथ क्या है और कितना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसका एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके पर निर्भर करते हैं। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट, अगर अगर उसका इफेक्ट को कम करना है एटमॉस्फेयर में, तो इट इज इसेंशियल टू चूज द रीजन्स विद हाई ट्रांसिस्टेंस। तो उस रीजन को हम लोग को चुनना पड़ेगा जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसी के कारण हम लोग एक यहाँ पे टर्म को इंड्यूस किए थे कि जो कि हमारा है कि विंडोज के बारे में, कि जो एटमॉस्फेरिक विंडोज, तो इसी से हम लोग के एटमॉस्फेरिक विंडोज के यहाँ पे टर्म आया कि वह कौन सा ऐसा रीजन होगा जहाँ से पार्शियली और फुल्ली हम लोग लाइट को पास करवा सकें। ठीक है, लाइट को या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास हो सकता है। ठीक है, तो उस रीजन को यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विंडोज के बारे में बोला गया है। तो देखिए आइए समझते हैं। द वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पार्शियली और होली ट्रांसमिटेड, ऐसा वेवलेंथ जिस पे पार्शियली और होली ट्रांसमिट हो रहा है वो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर आर नोन एज एटमॉस्फेरिक विंडोज, तो उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक विंडोज बोलेंगे। और यूज टू एक्वायर रिमोट सेंसिंग डाटा, इसका यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग डाटा को यहाँ पे अब जमा करने में, कलेक्ट करने में, कुछ भी बोलिए। ठीक है, टिपिकल एटमॉस्फेरिक विंडोज ऑन द रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर शोन इन फिगर में हम आपको दिखा देंगे लास्ट में। द सेंसर्स आर ऑन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मस्ट बी डिजाइन इन सच वे एज टू ऑब्टेन डाटा विद इन दीज वेल डिफाइंड एटमॉस्फेरिक विंडोज। तो इसका सेंसर जो है रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट में, तो उसका कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये एटमॉस्फेरिक विंडोज में ही क्या कि उसका डाटा को एब्जॉर्ब कर ले, वहाँ पे कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक है जो कि है इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ अर्थ सरफेस। इसको थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, तो आइए समझते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ अर्थ सरफेस। तो देखिए जो इंटरैक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अर्थ सरफेस पे, वो कैसे कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि
स्ट्राइक होते हो इनकाउंटर होते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रो ईएम एनर्जी दैट स्ट्राइक्स और इनकाउंटर्स मैटर्स or object is called incident radiation. The EM radiation striking the surface may be reflected or scattered or absorbed or transmitted. जो कि अगर बात करें तो जो इमे जो ईएम रेडिएशन अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो चाहे तो रिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर होगा, या ऑब्जर्व होगा, या ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में होता है। दिस प्रोसेस आर not mutually exclusive. EM radiation may be partially reflected and partially absorbed. वो partially reflect हो सकते हैं, partially absorb हो सकते हैं, और बीच प्रोसेस है, प्रोसेस एक्चुअली occur depends on the following factor. उसका जो प्रोसेसेस हैं और कुछ प्रोसीजर्स पे डिपेंड करते हैं, जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे हम लोग आपको बात करेंगे। सबसे फर्स्ट फैक्टर पे डिपेंड होते हैं जो ईएम रेडिएशन अगर किसी सरफेस से टकराते हैं तो चाहे ऑब्जर्व होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे या स्कैटर होंगे या ट्रांसमिट होंगे, तो इस पे जो डिपेंड करेगा तो किस किस पॉइंट पे करेगा, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पे करेगा, उसका रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करेगा, सरफेस ऑफ रफनेस पे करेगा, और कंडीशन एंड कंपोजिशन ऑफ सरफेस मटेरियल पे करेगा। तो ये एक फिगर है जिसमें कुछ डिनोशन है, ये डिनोशन आपको अभी नहीं समझ में आएगा, तो इसके पहले हम लोग कुछ बात और करेंगे। तो देखिए, इंटरेक्शन विद द मैटर कैन चेंज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटरेक्शन विद द मैटर जो है वो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं इंसिडेंट रेडिएशन को। तो उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि इंटेंसिटी, डायरेक्शन, वेवलेंथ और पोलराइजेशन एंड फेज। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं जब कोई ईएम रेडिएशन किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट होते हैं तब। ठीक है, तो इसमें और अगर बात करते हैं, द साइंस ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स थ्री देयर चेंजेस। जो साइंस जो होते हैं रिमोट सेंसिंग का, वो डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं चेंजेस के बारे में कि जो रेडिएशन ईएम रेडिएशन आया तो उसमें क्या क्या चेंज हुए। द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर द रेडिएशन ऑफ गिवन वेवलेंथ टू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉलोज। जो उसका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है किसी रेडिएशन का, तो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं, जैसे ई आई लैम्डा। ई आई लैम्डा क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है। और जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, ई ए लैम्डा यहाँ पे अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, और ई आर लैम्डा जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ई टी लैम्डा जो कि ट्रांसमिटेड एनर्जी है। ठीक है, और इसमें ई आई लैम्डा जो कि इंसिडेंट एनर्जी जो है, ये जो है आर लैम्डा प्लस ए लैम्डा जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी, ये तीनों का सम होता है। तो इसको आप लोग के ध्यान देना है कि इंसिडेंट एनर्जी कितना इंसिडेंट होगा, तो चाहे तो जितना रिफ्लेक्ट हो सकता है, चाहे तो जितना एब्जॉर्ब हो सकता है, या ट्रांसमिट हो सकता है। तो रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट, ये तीनों का सम क्या होता है, इंसिडेंट। अब यही जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आप लोग के ई वन लेमडा और ई आर लेमडा से क्लियर हो गया होगा। आर मतलब रिफ्लेक्टेड, टी मतलब ट्रांसमिटेड, ए मतलब ऑब्जॉर्ब्ड, आई मतलब इंसिडेंट। तो अब फिगर के बारे में बात करते हैं। तो फिगर अब यहाँ से समझते हैं हम लोग। तो देखिए, ई आई लेमडा यहाँ पे कितना आया, तो ई आई लेमडा यहाँ पे आया हमारा। ठीक है, ई आई लेमडा। अब यहाँ पे देखिए एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो एब्जॉर्ब यहाँ पे हमारा हो गया है ई ए लेमडा। ठीक है, और ट्रांसमिट कितना हुआ, तो ई टी लैम्डा ट्रांसमिट हुआ हमारा। और यहाँ से रिफ्लेक्ट कितना हुआ, तो ई आर लैम्डा। अब फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा। तब इसी में क्या फार्मूला बनता है, तो ई आई लैम्डा बराबर बनता है ई आर लैम्डा प्लस ई टी लैम्डा प्लस ई ए लैम्डा। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, जो कि हमारा बताता है कि जब इंसिडेंट होता है कोई ईएम रेडिएशन, तो वो कितना वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट जितना होगा उतना ही वहाँ पे रेडिएट या ट्रांसमिट या अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये तीनों का सम को हम लोग इंसिडेंट के बराबर में कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे में कुछ और भी बातों पे। तो देखिए, जो इसका प्रोपोर्शन होते हैं ईच फैक्टर का, ये ई आर बाई ई आई टी, सिंपली समझिए कि ई आर लैम्डा और ई ए
लैम्डा और ई टी लैम्डा, तो ये वैरी होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन एंड कंडीशन। जो इसका कंपोजिशन और कंपोजिशन होता है, कंडीशन होते हैं, उसके अनुसार ही ये वैरी होते हैं। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो मेनली वैरी होते हैं वेवलेंथ पे, और इसका जो डिटरमाइन होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और इमिशन आर कॉल्ड सरफेस फेनोमेना। जो इसमें रिफ्लेक्शन और ये पॉइंट है, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और इमिशन जो है, ये सरफेस फेनोमेनन होते हैं, जो बिकॉज दीज आर डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस के द्वारा इसको पता लगाया जाता है। कलर एंड रफनेस, ट्रांसमिशन एंड ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड वॉल्यूम फेनोमेनन। ये जो है वॉल्यूम फेनोमेनन के नाम से जानते हैं ट्रांसमिशन और ऑब्जर्वेशन को। यहाँ पे और उसके आगे अगर बात करें, फिनोमिनन बिकॉज दीज आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा जानकारी लिया जाता है। जैसे एग्जांपल में डेंसिटी और कंडीशन। तो ये चीज़ों को आप समझ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा, कि जैसे सरफेस फिनोमिनन किसको बोलेंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड और स्कैटरिंग होगा इमिशन, उसको हम लोग सरफेस फिनोमिनन बोलते हैं, क्योंकि सरफेस से होता है। ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑब्जर्वेशन किसको बोलेंगे, तो ये वॉल्यूम फिनोमिनन होता है। ठीक है, किसी वॉल्यूम में ये होगा। और इसका जो वाया अगर बोले तो डेंसिटी और कंडीशन में आपको बता दिया गया है, इसका कलर और रफनेस से होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिक इक्वेशन, जो उसका बेसिक इक्वेशन था ई आर लैम्डा वाला, तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि ई आर लैम्डा बराबर क्या होता है, ई आई लैम्डा माइनस, उसी को बस ई आई लैम्डा में से ये दोनों को माइनस कर दिया गया, कि कितना एब्जॉर्ब होगा और कितना ट्रांसमिट हो गया, ये दोनों के सम को इंसिडेंट में से माइनस कर दिया गया, तो रिफ्लेक्ट के बराबर दे दिया गया। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा इस चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, आगे वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो आगे कुछ पॉइंट्स है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, रिमोट सेंसिंग, ऑब्जर्वेशन और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो आइए समझते हैं कुछ बातों को। देखिए कि रिमोट सेंसिंग और ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स में जो इसका टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, तो दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स, एक स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसमें बात करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का ज़्यादा ही यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पॉइंट्स पे बात करेंगे कि रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, जो कि एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स और स्पेस प्लेटफॉर्म्स। और उसी में हम लोग बात करेंगे सेंसर्स के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो ये 3 पॉइंट्स बचा हुआ हमारा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। सो बने रहिए आप लोग चैनल से, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू ऑल, एंड डिप्लोमा विद सोनू।